कक्षा 10वीं के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है इस कक्षा में। इस कक्षा में हम पाठ संख्या 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणियां की प्रश्नावली 5.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। और प्रश्नावली 5.2 हमने पिछली क्लास में कंप्लीट कर ली थी। इस कक्षा में हम प्रश्नावली 5.2 से संबंधित एनसीईआरटी पुस्तक में जितने भी उदाहरण दिए गए हैं उनको हल करेंगे इस कक्षा में हम। तो देखिए, पहला उदाहरण है प्रश्नावली 5.2 से संबंधित पहला उदाहरण है एपी 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न उदाहरण नंबर 3 जो है प्रश्नावली 3.2 से 5.2 से संबंधित है। और यहां पर प्रश्न हमको दिया गया है एपी 2,7,12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो उदाहरण नंबर 3 में हमको एक समांतर श्रेणी दी गई है जिसका 10वां पद हमको ज्ञात करना है। अब देखिए, श्रेणी का जब हम कोई सा भी पद ज्ञात करते हैं, श्रेणी का अगर हमको कोई समांतर श्रेणी दी जाती है प्रश्न में और हमें श्रेणी का कोई पद ज्ञात करना है, पहला दूसरा 10वां, तो हम श्रेणी के nवें पद का सूत्र का उपयोग करते हैं उस पद को ज्ञात करने के लिए। यह हमने प्रश्नावली 5.2 में सीखा है। तो देखिए, इस समांतर श्रेणी का पहला पद क्या होगा। देखिए, यहां पर जो समांतर श्रेणी है उसके 3 पद हमको दिए गए हैं। पहला पद 7, पहला पद 2 है, दूसरा पद 7, तीसरा पद 12 और ये आगे तक चल रही है। तो श्रेणी का पहला पद है यहाँ पर 2। जो श्रेणी में सबसे पहला पद रहेगा उसी को श्रेणी का प्रथम पद कहा जाता है, जिसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद श्रेणी का जो सार्वंतर होता है उसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं। सार्वंतर कैसे ज्ञात किया जाता है, अगर हम श्रेणी के दूसरे वाले पद में से श्रेणी का पहला पद घटा दें तो हमें श्रेणी का सार्वंतर मिल जाता है। 7 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 5। ये श्रेणी का सार्वंतर आ गया है। अब इस समांतर श्रेणी का हमको 10वां पद ज्ञात करना है। तो यहां पर हम श्रेणी के nवें पद का सूत्र लगाएंगे। श्रेणी का जो nवां पद रहता है वो है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब हमें श्रेणी का 10वां पद ज्ञात करना है, तो यहां पर n का मान रख देंगे हम 10। तो n बराबर 10 रखने पर, तो n के स्थान पर यहां पर आ जाएगा 10। ये प्रथम पद a है तो a के स्थान पर हम रखेंगे 2। श्रेणी का प्रथम पद 2 है, फिर प्लस का चिन्ह। उसके बाद कोष्टक में n का मान रखना है, तो n का मान कौन सा है, 10, 10 रखना है हमें। माइनस 1 और d के स्थान पर सार्वंतर है श्रेणी का 5, 5 आ जाएगा। फिर 2 प्लस 10 में से 1 घटाएंगे 9 बचेगा, 9 की गुणा होगी 5 से। तो 2 प्लस 9 पंजे हो जाएंगे 45 और 45 में हम 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 47। तो श्रेणी का 10वां पद आ गया है यहाँ पर 47। तो इस प्रश्न में हमको एक समांतर श्रेणी दी गई थी। इस समांतर श्रेणी का हमको 10वां पद ज्ञात करना था। ठीक है, श्रेणी का पहला दूसरा और तीसरा पद हमको प्रश्न में दिया गया है, श्रेणी का 10वां पद ज्ञात करना है। तो श्रेणी का अगर हम कोई सा भी पद ज्ञात करना हो तो हम श्रेणी के nवें पद का सूत्र लगाते हैं जो रहता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब हमें श्रेणी का 10वां पद ज्ञात करना है तो n के स्थान पर रख देंगे हम 10। तो n बराबर 10 रखने पर फिर जहां पर n है इस सूत्र में वहां हम 10 रखेंगे। a के स्थान पर श्रेणी का प्रथम पद 2 रखेंगे और फिर d के स्थान पर श्रेणी का सार्वंतर d का मान रख देंगे 5। अब 10 में से 1 घटाएंगे 9 बचेगा, 9 की गुणा 5 से करने पर 45 आ जाएगा और उसमें प्रथम पद 2 जुड़ जाएगा। 45 प्लस 2 हो जाएंगे 47। तो श्रेणी का 10वां पद आ गया है हमारा 47। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। उदाहरण नंबर 4। तो उदाहरण नंबर 4 में हमको एक समांतर श्रेणी दी गई है एपी जिसका पहला पद है 21, दूसरा पद 18, तीसरा पद 15। तो ये एक समांतर श्रेणी हमको दी गई है का कौन सा पद -81 है। तो पहले उदाहरण में पूछा गया है कि इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद -81 है, साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है, सह कारण उत्तर दीजिए। और बाद में हमको यह भी देखकर बताना है कि इस समांतर श्रेणी का कोई सा पद शून्य होगा या नहीं होगा, उसका कारण भी हमको देना है। तो जैसे हमें प्रश्न में एक समांतर श्रेणी दी गई है और हमें इस श्रेणी में -81 कौन से नंबर का पद होगा वो हमको बताना है। जैसे श्रेणी का पहले नंबर का पद 21 है, दूसरे नंबर का पद 18, तीसरे नंबर का पद 15 है
उसी प्रकार ये -81 इस श्रेणी में कौन से नंबर का पद होगा, ये हमको ज्ञात करना है। और जब हम श्रेणी में कोई से पद का की संख्या ज्ञात करते हैं तो हम देखिए, जिस जो पद हमको दिया गया है कि -81 इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद है, तो हम इसको मानकर चलेंगे कि इस समांतर श्रेणी का nवा पद -81 है। तो हम यहां पर लिख लेंगे, माना श्रेणी का nवा पद। जब हमें पद का मान ज्ञात करना है कि कौन से नंबर पर -81 होगा इस समांतर श्रेणी में, तो उस पद के को हम मान लेंगे n। जैसे nवा पद -81 है, तो हमने यहां पर मान लिया है an बराबर है -81। अब an का सूत्र होता है a प्लस n-1 d बराबर 81 -81। अब a रहता है श्रेणी का प्रथम पद, तो बताइए इस श्रेणी का प्रथम पद कौन सा है? इस श्रेणी का प्रथम पद, जो श्रेणी में पहले नंबर का पद है उसी को प्रथम पद कहा जाता है 21। अब श्रेणी का सार्वंतर हमको ज्ञात करना है, डी का मान। तो श्रेणी के दूसरे पद में से हम पहले पद को घटाएंगे, तो 18 में से माइनस करेंगे 21 को। तो जब 18 में से 21 माइनस होगा तो बचेगा -3। तो श्रेणी का सार्वंतर आया है -3, श्रेणी का प्रथम पद है 21। ये दोनों मान हम यहां पर रख देंगे, ए के स्थान पर 21 प्लस n-1 जैसा था वैसे ही लिखेंगे, डी के स्थान पर हम रखेंगे यहां पर -3 बराबर में -81। अब ये प्लस का 81 दूसरे पक्ष में जाएगा तो माइनस का 81 हो जाएगा, तो यहां बचेगा n-1 और कोष्टक में -3 बराबर -81। ये प्लस का 21 जब दाहिने पक्ष में जाएगा तो बन जाएगा -21। तो ये n-1 -3 गुणा में रहेगा, माइनस माइनस होते हैं प्लस, तो 81 में हम 21 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, एक और एक हो जाएगा 2, 8 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10, चिन्ह आएगा माइनस का। अब देखिए n-1 के कोष्टक की गुणा हो रही है -3 से, ये गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में, तो बाएं पक्ष में बचेगा n-1 और -102 के भाग में आ जाएगा -3, माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह कट जाएगा। अब यहाँ 3 से हम 102 को भाग देंगे तो 3 तिया 9, एक बचेगा, हो जाएगा 12, 3 चौक 12। अब ये माइनस का एक बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जाएगा तो प्लस का एक हो जाएगा, तो n बराबर 34, ये हो गया प्लस का एक, तो n का मान आ गया है यहां पर 35। तो हमने श्रेणी का nवे नंबर का पद -81 माना था, अब n का मान आया है 35, तो हम कह सकते हैं श्रेणी का 35वां पद -81 है। तो प्रश्न में पूछा गया था इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद -81 है, तो n का मान आया है 35, तो श्रेणी का 35वां पद का मान होगा -81। तो हम इसको यहां पर लिख लेंगे, अतः श्रेणी का 35वां पद -81 है। ये श्रेणी का 35वां पद है -81। अब हमको आगे ज्ञात करना है, प्रश्न में आगे पूछा गया है, साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है, सह कारण उत्तर दीजिए। अब हमको यह भी देखकर बताना है कि इस समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य है या नहीं। जैसे पहला पद 21, दूसरा पद 18, तीसरा पद 15 और ये भी 35वां पद -81 आया है, उसी प्रकार हमको चेक करके बताना है कि इस समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य है या नहीं। तो हमें जब यह ज्ञात करना है कि समांतर श्रेणी में कोई पद शून्य है या नहीं, तो हम मानकर चलेंगे कि श्रेणी का nवा पद शून्य है। अगर होगा तो n का मान एक पूर्ण संख्या आएगा, अगर नहीं होगा तो n का मान कुछ एक भिन्न में आ सकता है या परिमेय संख्या होगा। तो यहां पर हम मान लेंगे, अब माना श्रेणी का nवा पद 0 है। अब हमें चेक करना है कि इस श्रेणी में कोई पद शून्य है या नहीं, तो हमने श्रेणी का nवे नंबर का पद शून्य मान लिया है, तो an बराबर है 0।
अब श्रेणी का nवा पद निकालने का सूत्र रहता है a प्लस n माइनस 1 d बराबर में 0। अब देखिए a है श्रेणी का प्रथम पद का मान था 21 प्लस n माइनस 1 और श्रेणी का सार्वंतर आया था हमारा -3। ये इस श्रेणी का सार्वंतर आया था -3, श्रेणी का प्रथम पद 21। तो d के स्थान पर हम -3 रखेंगे बराबर में 0। अब ये प्लस का 21 दूसरे पक्ष में जाएगा तो माइनस का 21 हो जाएगा। तो देखिए n माइनस 1 गुणा में रहेगा -3, ये प्लस का 21 दूसरे पक्ष में जाएगा तो ये हो गया -21। अब यहाँ पर -3 जो है n माइनस 1 कोष्टक के गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में, तो -21 के भाग में आ जाएगा -3, माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह कट जाएगा। अब n माइनस 1 बाएं पक्ष में बचेगा, 3 से जब हम 21 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 7। ये माइनस का एक दूसरे पक्ष में जाएगा तो बन जाएगा +1। n का मान आ गया है 8। तो जब n का मान 8 आया है, एक पूर्ण संख्या है, तो श्रेणी का 8वें नंबर का पद जो होगा वह शून्य होगा। तो प्रश्न में हमसे पूछा गया था क्या एपी का कोई पद शून्य है, तो n का मान हमने माना था श्रेणी का nवा पद शून्य है। जो जब श्रेणी के nवें पद का मान क्या है शून्य है और n का मान आया है 8, तो श्रेणी में 8वें नंबर का जो पद होगा वह रहेगा शून्य। तो यहां पर हम लिख देंगे अतः श्रेणी का 8वां पद 8वां पद शून्य है। तो यहां पर उदाहरण नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब अगले उदाहरण पर चलते हैं, उदाहरण नंबर 5। देखिए उदाहरण नंबर 5 आपके सामने है। वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। अब इस उदाहरण में हमसे कहा गया है कि हमको वह समांतर श्रेणी निर्धारित करनी है, उस समांतर श्रेणी को बताना है जिसका तीसरा पद 5 है और सातवां पद 9 है। तो दो पद के मान हमको दिए गए हैं समांतर श्रेणी में और उस समांतर श्रेणी को हमको ज्ञात करना है जिसके दो पद, जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। तो जब हमें समांतर श्रेणी ज्ञात करनी होती है तो तब हमें श्रेणी का पहला पद और श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात करना होता है सबसे पहले। तो दिए गए पदों की मदद से हम दो रैखिक समीकरण बनाते हैं चर a और d में, जैसे हमने प्रश्नावली 5.2 के प्रश्नों को हल किया था उसी प्रकार हम इस उदाहरण को भी हल करेंगे। तो देखिए श्रेणी का हमें तीसरा पद यहां पर दिया गया है 5 और श्रेणी का सातवां पद है 9। तो श्रेणी के nवें पद निकालने का सूत्र रहता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। ये श्रेणी के nवें नंबर का पद निकालने का सूत्र रहता है। इधर भी लिख लेंगे इसको, an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। अब श्रेणी का तीसरा पद हमको 5 दिया गया है तो n के स्थान पर हम 3 रखेंगे, n बराबर 3 रखने पर, तो n के स्थान पर हम 3 रखेंगे तो a3 बराबर प्रथम पद a जैसा था वैसे ही रखेंगे, क्योंकि ये तो हमको ज्ञात करना है, अभी हमें ये अज्ञात है तो इसको जैसा था वैसे ही लिख देंगे, n माइनस 1 और d जैसा था उसको भी वैसे ही लिख देंगे। श्रेणी का तीसरा पद ज्ञात करना है तो n के स्थान पर हम 3 रख रहे हैं तो यहाँ पर 3 आएगा, 3 माइनस 1 d। तो श्रेणी का तीसरा पद प्रश्न में है 5 तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, a प्लस 3 में से 1 घटाएंगे 2d। अब इनका पक्षांतर करेंगे तो a प्लस 2d बराबर आ जाएगा 5। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1, इसको हम डाल देंगे। अब श्रेणी का सातवां पद हमको 9 दिया गया है तो अब श्रेणी के nवें पद के सूत्र में हम n बराबर रखेंगे 7, n बराबर 7 रखने पर, तो ये a7 बराबर a प्लस n के स्थान पर 7 माइनस 1 और d जैसा था वैसे ही रखेंगे। तो श्रेणी का सातवां पद है 9 तो a7 के स्थान पर आ जाएगा 9, a प्लस 7 में से घटाएंगे 6d, दोनों पक्षों का पक्षांतर करेंगे तो a प्लस 6d बराबर आ जाएगा 9। ये इसको कह देंगे हम समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरण को आप देख सकते हैं, पहले समीकरण में चर a और d हैं और दूसरे समीकरण में भी चर a और d है। अब इन दोनों समीकरण को हल करके हमें a और d का मान ज्ञात करना है, तभी हम उस समांतर श्रेणी को ज्ञात कर सकते हैं।
तो देखिए समीकरण एक और समीकरण दो में यहाँ पर भी पद, पहला पद ए है, वहां पर भी पहला पद ए है, दोनों धनात्मक है। तो ये एक दूसरे से कब कटेंगे? यहाँ पर इन दोनों समीकरण को हल करने के लिए हम विलोपन विधि का उपयोग करेंगे। तो समीकरण दो में से हम समीकरण एक को घटा देंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण एक, समीकरण दो में से समीकरण एक को घटाने पर, समीकरण एक को घटाने पर, तो देखिए समीकरण एक थी, समीकरण दो है हमारी a प्लस 6d बराबर 9, और समीकरण एक है हमारी a प्लस 2d बराबर में 5। अब जब दोनों समीकरण को घटाना है तो दूसरी वाली समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस का a अब माइनस का a हो जाएगा, प्लस का 2d अब माइनस का 2d होगा, प्लस का 5 अब माइनस का 5 होगा। देखिए प्लस a से माइनस a कट जाएंगे, 6d में से हम माइनस करेंगे 2d, तो बचेगा 4d बराबर, अब 9 में से 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4। अब इसको हल करते हैं यहीं पर साइड में, तो ये 4d आया है, 4d के गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में, तो d बराबर 4/4। तो यहाँ पर d का मान आ गया है हमारा 1। तो श्रेणी का सारवंतर का मान हमने ज्ञात कर लिया है 1। अब इस सारवंतर के मान को हम कोई से भी समीकरण में रख के चर a का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे d का मान समीकरण एक में रखने पर, d का मान समीकरण एक में रखने पर, अब देखिए समीकरण एक थी हमारी a प्लस 2d बराबर 5। इस समीकरण एक थी हमारी a प्लस 2d बराबर 5, यहाँ पर d के स्थान पर हमको रखना है 1, तो आ जाएगा a प्लस 2d के स्थान पर 1 आ जाएगा, 2 के गुणा में d था तो इसलिए 2 की गुणा 1 से होगी बराबर 5, 2 एकन 2 बराबर 5, ये प्लस का 2 दूसरे पक्ष में जाएगा तो -2, तो a का मान आ जाएगा यहाँ पर 3। तो श्रेणी का पहला पद आया है 3, श्रेणी का सारवंतर है यहाँ पर 1। अब हमें वह समांतर श्रेणी भी ज्ञात करनी है, तो लिखते हैं अतः AP, तो जो समांतर श्रेणी है उसका पहला पद है 3, और श्रेणी का जब हम सारवंतर हमको पता है तो श्रेणी का दूसरा पद हम ज्ञात कर सकते हैं पहले पद में सारवंतर का मान जोड़कर। तो जब 3 में हम 1 जोड़ेंगे तो श्रेणी तो आ जाएगा 4, फिर 4 में 1 जोड़ेंगे तो श्रेणी का तीसरा पद, देखिए दूसरे पद में सारवंतर का मान जोड़ेंगे तो श्रेणी का अगला पद हमको मिल जाता है। तो 4 में अगर सारवंतर 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5, फिर 5 में सारवंतर 1 का मान जोड़ेंगे तो श्रेणी का चौथा पद आ जाएगा 6, फिर 6 में सारवंतर d का मान 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7। इस प्रकार ये समांतर श्रेणी हमारी बन जाएगी। तो यह वह एक समांतर श्रेणी है जिसमें श्रेणी का पहला, देखिए श्रेणी का तीसरा पद जो है, श्रेणी का तीसरा पद पांचवा है, 5 है, और श्रेणी का सातवां पद होगा 9, श्रेणी का सातवां पद होगा इसमें 9, जैसे 1 2 3 4 5, उसके बाद है, अच्छा यहाँ श्रेणी का तीसरा पद 5 है और सातवां पद है 9, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 आए हैं ये, उसके बाद छठा पद आएगा 8, फिर 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा अगला पद 9, तो श्रेणी का सातवां पद रहेगा 9। इस प्रश्न में हमको एक समांतर श्रेणी ज्ञात करनी थी जिसका हमें तीसरा पद बताया गया है और दूसरा पद प्रश्न में दिया गया है। उनकी मदद से हमने दो रैखिक समीकरण बनाए चर a और d में, दोनों समीकरणों को विलोपन विधि द्वारा हल किया और प्रथम पद a का मान और सारवंतर d का मान हमने ज्ञात कर लिया। फिर श्रेणी को हमें ज्ञात करना था तो श्रेणी का पहला पद का मान आया है 3, और जब पहले पद में हम सारवंतर का मान जोड़ते हैं तो श्रेणी का दूसरा पद हमको मिल जाता है, तो 3 में 1 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, फिर 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7। इस प्रकार हम श्रेणी के सभी पदों को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो गया इस उदाहरण नंबर 5 का सही उत्तर। अब अगला प्रश्न देखिए, उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6 प्रश्न है, क्या संख्याओं की सूची 5 11 17 23 का कोई पद 301 है, क्यों? तो
इस उदाहरण में हमको एक संख्याओं की सूची दी गई है जो एक समांतर श्रेणी है, का कोई पद 301 है या नहीं, ये हमको ज्ञात करके यहां पर बताना है। देखिए, ये जो हमें समांतर श्रेणी दी गई है उसका पहला पद 5, दूसरा पद 11, तीसरा पद 17 और चौथा पद 23। फिर आगे तक इसी प्रकार ये चल रही है। देखिए, श्रेणी का जो प्रथम पद होगा वो रहेगा 5। श्रेणी का जो सारवंतर होगा, दूसरे पद 11 में से हम श्रेणी के पहले पद 5 को घटाएंगे तो बचेगा 6। श्रेणी का पहला पद 5, श्रेणी का सारवंतर आ गया है 6। अब हमें यह देखकर बताना है कि इस समांतर श्रेणी का कोई पद 301 होगा या नहीं होगा, यह हमको बताना है। तो हम जब हमें यह ज्ञात करना है कि 301 पद इस समांतर श्रेणी में है या नहीं, तो अगर इसको हम मान लें कि श्रेणी का nवें नंबर का जो पद है वो 301 है, फिर हम n का मान ज्ञात करेंगे। अगर n का मान एक पूर्ण संख्या आती है, जैसे 5, 10, 11, जैसे श्रेणी का 10वां पद, 11वां पद, 12वां पद ऐसे आता है, तो ये समांतर श्रेणी में होगा। अगर n का मान एक भिन्न में आता है या परिमेय संख्या होता है, तो तब यह 301 पद जो रहेगा वो इस समांतर श्रेणी का पद नहीं होगा। तो यहां पर हम 301 को श्रेणी का nवां पद मानकर चलेंगे। तो माना श्रेणी का nवां पद, nवां पद 301 है। तो जब हमें श्रेणी का nवां पद 301 है तो an बराबर होगा 301, और श्रेणी का nवें पद निकालने का सूत्र रहता है a प्लस n माइनस 1 d बराबर 301। तो ए के स्थान पर श्रेणी के प्रथम पद का मान रखेंगे 5 प्लस n माइनस 1, जैसा था वैसे ही रखेंगे। डी का मान है श्रेणी में 6 बराबर 301। अब ये प्लस का 5 दूसरे पक्ष में जाएगा तो बन जाएगा -5। तो 301 -5। अब n माइनस 1 6 बराबर 301 में से हम 5 घटाएंगे तो 11 में से 5 घटाने पर 6 बचेगा, फिर 9, तो 200 आ जाएगा 296। जब 301 में से 5 घटाएंगे 296, 6 इधर गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में, तो ये आ जाएगा n-1 बराबर n-1 बराबर 296/6। अब 6 से जब हम 296 को भाग करेंगे, दो 6 चौक हो जाएंगे 24, और यहां से बचेगा 5, ये 56 हो जाएंगे, और 56 6 हो जाएंगे 54, और बचेगा यहाँ पर 2। तो जब हम 6 से 296 को भाग कर रहे हैं तो 6 चौक 24, बचेगा यहाँ पर 5, उतारेंगे 6, और 6 हो जाएगा 54। तो यहाँ पर शेषफल बचेगा 2। दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। 6 18, अब 20 में से 18 घटाएंगे तो बचेगा 2। ये हर बार अब 0 बढ़ाएंगे तो 3 3 ही इसका उत्तर बाद में आता चला जाएगा। तो जब हमने 6 से 296 को भाग की है तो आया है 49.333। अब ये माइनस का एक दूसरे पक्ष में जाएगा तो प्लस का एक हो जाएगा, +1। तो ये 49.3333 में हम एक जोड़ेंगे तो आ जाएगा 50.333। तो यहाँ पर जो n का मान आया है वो एक दशमलव संख्या है। कैसी संख्या है? दशमलव में संख्या है। तो कोई सा पद श्रेणी का दशमलव में तो होगा नहीं। जैसे श्रेणी का हम कहेंगे, श्रेणी का पहला पहला पद 5, दूसरा पद 11, तीसरा पद 17, फिर चौथा पद 23 है। इस प्रकार श्रेणी का 10वां पद होगा, 11वां होगा, 12वां होगा। किस पद की संख्या का जो मान रहता है वो एक पूर्ण संख्या होता है। n का मान कैसा आना चाहिए था? पूर्ण संख्या। पर यहाँ पर n का मान आया है एक, कौन सी संख्या आया है? एक दशमलव, अर्थात एक परिमेय संख्या इसका उत्तर आया है। तो श्रेणी का कोई सा भी पद 50.333 व पद नहीं होगा। पदों की संख्या का मान एक पूर्ण संख्या होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे, चूंकि n का मान पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए इस श्रेणी का इस श्रेणी का कोई भी पद
कोई भी पद का मान 301 नहीं रहेगा, 301 नहीं होगा। तो यहाँ पर उदाहरण नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट उदाहरण पर चलते हैं, उदाहरण नंबर 7। देखिए उदाहरण नंबर 7, उदाहरण नंबर 7 है, दो अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। तो इस उदाहरण में हमको बताना है दो अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, कि दो अंकों की कितनी संख्याएं 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। जब दो अंकों वाली संख्या को हम 3 से अगर भाग देंगे तो शेषफल 0 आ जाएगा। ऐसी कितनी संख्याएं हैं ये हमको बताना है। तो दो अंकों की जो संख्याएं होती हैं वो 10 से शुरू होगी, सबसे छोटी दो अंक की संख्या 10 होगी, फिर 11, 12 ये चलती रहेंगी। लास्ट में सबसे बड़ी दो अंकों की संख्या होगी 99। तो 10 से लेकर 99 तक की सभी संख्याएं दो अंकों की होती है। अब हमें बताना है इन सभी संख्याओं में कितनी संख्याएं 3 से पूरी पूरी विभाजित हैं। तो देखिए सबसे छोटी संख्या दो अंकों की 10 है, 10 3 से विभाजित नहीं होता, 11 भी 3 से विभाजित नहीं होता। फिर सबसे छोटी जो संख्या है 3 से दो अंकों की जो विभाजित होगी वो है 12, 12 के बाद 15, फिर 18, उसके बाद 21। इस प्रकार ये संख्या चलती रहेंगी और लास्ट में 3 से विभाजित होने वाली सबसे बड़ी संख्या दो अंक की रहेगी 99। तो ठीक है, अब हमें यह है बताना है, देखिए श्रेणी का देख पहला पद, देखिए श्रेणी का पहला पद हो जाएगा 3 से विभाजित होने वाली दो अंकों की सभी संख्याओं को लेकर एक समांतर श्रेणी बनेगी, जिसका पहला पद 12 है, दूसरा पद 15 है, तीसरा पद 18 है, चौथा पद 21 है। तो हमें यह बताना है लास्ट में जो ये पद है कौन सा, ये 99 जो पद है इस समांतर श्रेणी के कौन से नंबर का पद होगा। तो इस पद का अगर हमें नंबर पता चल जाए, जैसे ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, तो ये 99 कौन से नंबर का पद है, अगर ये हमको पता चल जाए तो हम कह देंगे जिस नंबर पे ये पद होगा श्रेणी में इस समांतर श्रेणी में आखिरी पद जोन से नंबर का होगा वह नंबर ही बताएगा कि इस श्रेणी में ये सभी संख्याएं कितनी है, 3 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं कितनी है। तो ये आखिरी का पद 99 जो है ये हमको पता नहीं है कौन से नंबर का पद है, कुल कितने पद हैं यहां पर, तो हमें श्रेणी का nवा पद मान लेंगे 99। तो माना श्रेणी का nवा पद, nवा पद 99 है। तो जब श्रेणी का nवा पद 99 है तो हम an का सूत्र लगाएंगे, वो रहता है a प्लस n माइनस वन डी बराबर 99। अब श्रेणी के पहले पद का मान रखना है। अब देखिए समांतर श्रेणी का पहला पद हो जाएगा 12 और श्रेणी का जो सार्वंतर रहेगा, देखिए प्रत्येक पद में कितने का अंतर है, 3 3 का अंतर है, 15 में से 12 घटाएंगे तो आ जाएगा 3। तो प्रथम पद के स्थान पर लिखेंगे 12 प्लस n माइनस वन, जैसा था वैसे ही लिखेंगे, और डी के स्थान पर रख देंगे 3 बराबर में 99। ये प्लस का 12 दूसरे पक्ष में जाएगा -12, n माइनस एक कोष्टक के बाहर 3 बराबर 99 माइनस 12। अब 99 से हम 12 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पर 87। अब 3 गुणा में है दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में, तो n माइनस एक बराबर 87 बटा 3 यहां पर आ जाएगा। और जब हम 3 से 87 को भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 2 बचेंगे और 3 नम आ जाएगा 27। ये माइनस का एक दूसरे पक्ष में जाएगा तो प्लस का एक, तो 29 में एक जोड़ेंगे, 29 में जब हम एक जोड़ेंगे तो n का मान आ जाएगा यहाँ पर 30। तो श्रेणी में 30वें नंबर का जो पद है वो रहेगा 99। अब देखिए इस ये एक समांतर श्रेणी लिखी गई थी, उन संख्याओं को मिला बनी है ये समांतर श्रेणी। ये सभी संख्याएं दो अंकों की है और 3 से विभाजित है। तो पहला पद इसमें 12, दूसरा 15, तीसरा 18, चौथा 21। उसी प्रकार ये 30वें नंबर का पद है 99। तो इस समांतर श्रेणी में कुल कितने पद हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। ये 1 2 3 4, और ये जब 30वें नंबर का पद है तो कुल पदों की संख्या कितनी हो गई, 30। तो लिख देंगे अतः दो अंकों की
दो अंकों की 3 से विभाज्य, कुल 30 संख्या है। केवल 3 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है? 30। ये हो जाएगा इस उदाहरण का सही उत्तर। अब अगले उदाहरण पर चलते हैं। उदाहरण नंबर 8। अब देखिए, एक समांतर श्रेणी दी गई है जिसका पहला पद 10, दूसरा पद 7, तीसरा पद 4 और आगे श्रेणी का अंतिम पद दिया गया है -62 का अंतिम पद से प्रथम की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए। और हमको इस समांतर श्रेणी में अंतिम पद से, देखिए पीछे की ओर से हमको बताना है इस समांतर श्रेणी में 11वां पद कौन सा है। देखिए, श्रेणी का nवां पद हम ज्ञात करते हैं, पर वो बाईं तरफ से ज्ञात करते हैं, आगे की तरफ से nवें नंबर का पद। यह सूत्र था nवें पद ज्ञात करने का सूत्र। पर यहां पर हमको इस समांतर श्रेणी का 11वां पद ज्ञात करना है। तो इसके दो तरीके हैं, तो दोनों तरीकों को हम समझ सकते हैं। देखिए, एक तरीका तो यह है, इस समांतर श्रेणी को हम पीछे की तरफ से जो अंतिम पद है उसको पहला पद बना दें, फिर उससे पहला पद लिख दें। देखिए, जैसे यहां पर 10 है, पहला पद कितना है? 10। तो 10 में से 3 कम करेंगे 7 आ जाएगा। फिर 7 में से 3 कम करेंगे तो आ जाएगा 4, 4 में से 3 कम करेंगे तो आ जाएगा 1। उसी प्रकार यहां पर 3 3 कम करके श्रेणी का अंतिम पद आया था -62। तो इससे पहला वाला पद क्या होगा? ये 3 कम करने के बाद आया था -62। तो -62 से पहले, जस्ट पहले नंबर का जो पद होगा इस -62 से 3 बड़ा होगा। तो -62 से 3 बड़ा क्या होता है? -59। देखिए, तो जब पीछे की ओर से इस समांतर श्रेणी को हम लिखेंगे तो प्रथम पद बनेगा -62, फिर उससे पहला पद, इससे 3 ज्यादा होगा। देखिए, इधर से बाएं तरफ से जब हम पदों को लिख रहे हैं तो यहां पर श्रेणी के पहला पद 10 है, दूसरा पद 7 है, तो दूसरा पद जो आ रहा है वो 3 घटने के बाद आ रहा है। देखिए, पहले पद में से 3 घटाएंगे दूसरा पद आएगा, दूसरे पद में से 3 घटाएंगे तीसरा पद आएगा। तो श्रेणी का सारवंतर यहाँ कितना है? 3 है, जो घटाने पर 3 -3 है, क्योंकि 10 में -3 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, 7 में -3 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा। उसी प्रकार जब हम इस श्रेणी को पीछे की ओर से लिखेंगे, क्योंकि समांतर श्रेणी का जो 11वां पद हमको ज्ञात करना है वो पीछे की ओर से ज्ञात करना है। तो अगर पीछे की पहला जो अंतिम पद है उसको पहला पद बना देंगे। अंतिम पद से पहला पद होगा -59, फिर उससे पहला पद होगा -66। देखिए, 3 3, यहाँ पर 3 3 कम किया था हमने, तो पीछे की ओर से जब इस समांतर श्रेणी को बनाएंगे तो 3 3 जोड़कर बनाएंगे। तो -62 में हम +3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा -59, -59 में 3 जोड़ेंगे तो -56। इसी प्रकार श्रेणी के ये ही पद होंगे 10, 7, वो 4, 7 और 10, अगर इसको बदल दिया जाए। तो अब हम देखिए, पीछे की ओर से हमें श्रेणी का 11वां पद ज्ञात करना था, तो जब हमने इस समांतर श्रेणी को पीछे की ओर से ही लिख दिया है, तो अब अगली तरफ से ही इस श्रेणी का हमको कौन सा पद ज्ञात करना होगा? 11वां। तो हम लिख, यहाँ पर श्रेणी का प्रथम पद हो जाएगा -62। श्रेणी का सारवंतर जो रहेगा, दूसरे पद में से हम पहला पद घटाएंगे, तो -59 में से हम घटाएंगे -62। ये माइनस का 59, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो प्लस के 62। -59 में +62 करेंगे तो आ जाएगा +3। तो श्रेणी का सारवंतर आ गया है 3। अब हमें श्रेणी का 11वां पद ज्ञात करना था पीछे की ओर से। तो जब हमने इस समांतर श्रेणी को पीछे की ओर से ही लिख लिया है, तो अब ये आगे की ओर से ही श्रेणी का 11वां पद हम ज्ञात करेंगे। तो श्रेणी के nवें पद का सूत्र रहता है a + n-1 d। तो a के स्थान पर श्रेणी का पहला पद रखेंगे हम। ये श्रेणी के nवें पद का सूत्र होता है a + n-1 d। तो n के स्थान पर हम रखेंगे यहाँ पर, श्रेणी का 11वां पद हमको ज्ञात करना है, तो n के स्थान पर 11 रखेंगे। a 11 बराबर, श्रेणी के पहला पद a का मान आया है -62, फिर प्लस का चिन्ह। उसके बाद 11वां पद ज्ञात करना है, तो n के स्थान पर 11 -1 और d के स्थान पर रखेंगे हम 3। अब इसको आगे हल करते हैं, तो a 11 बराबर आ जाएगा -62। उसके बाद
11 में से 1 घटाएंगे 10, और 10 की गुणा 3 से होगी तो आ जाएगा +30। तो -62 में 30 जोड़ेंगे तो आ जाएगा माइनस का 32। तो श्रेणी का 11वां पद आ गया है यहाँ पर -32। एक तरीका तो यह था इस समांतर श्रेणी का पीछे की ओर से 11वां पद ज्ञात करने का, अंतिम पद की ओर से श्रेणी का 11वां पद ज्ञात करने का एक तरीका तो यह है। ये हम लगा सकते हैं। एक दूसरा तरीका और है, तो उसको भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो लिख लेते हैं द्वितीय हल। एक दूसरा टाइप भी है इस प्रश्न को हल करने का। तो जैसे हमको एक समांतर श्रेणी दी गई है एपी। पहला पद यहाँ पर बताया गया है 10, फिर 7, उसके बाद 4, और श्रेणी का अंतिम पद है -62, ये हमको बताया गया है। और पीछे से हमें इस समांतर श्रेणी का 11वां पद हमको ज्ञात करना है पीछे की ओर से। तो पहले हम ज्ञात करेंगे इस समांतर श्रेणी में कुल कितने पद हैं। तो कुल पदों की संख्या देखिए, प्रथम पद है a बराबर 10, श्रेणी का सार्वंतर हो जाएगा दूसरे पद 7 में से 10 घटाएंगे तो बचेगा -3। ठीक, उसके बाद अंतिम पद जो है ये एनवे नंबर का पद हम इसको मान लेंगे -62। श्रेणी का जो एनवे नंबर का पद है, ये हमको पता नहीं है अंतिम पद कौन से नंबर का है, तो इसको हम एन नंबर का पद मान लेंगे कि श्रेणी का एनवा पद जो है -62 है। तो एनवे पद का सूत्र a+n-1 d बराबर -62। ए के स्थान पर ए का मान रखेंगे 10, प्लस n-1 डी के स्थान पर डी का मान -3 बराबर में -62। ये प्लस का 10 दूसरे पक्ष में जाएगा माइनस का 10, तो n-1 -3 बराबर -62। ये प्लस का 10 दूसरे पक्ष में जाएगा माइनस का 10, तो n-1 कोष्टक में -3, -62 में से -10 करेंगे तो आ जाएगा -72। अब -3 इधर गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में, तो n-1 बराबर -72 बटे में -3, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। फिर जब हम 3 से 72 को भाग देंगे तो 3 दूनी 6, और फिर 3 चौक 12, तो ये आ जाएगा 24। तो यहाँ बचा है n-1 बराबर, जब 3 से 72 को भाग करेंगे 24 आएगा, माइनस का एक दूसरे पक्ष में जाएगा, तो ये n का मान आ गया है यहाँ पर 25। तो श्रेणी का nवा पद जो है 25वें नंबर का जो पद है वो है -62। तो इस समांतर श्रेणी में कुल पदों की संख्या है कितनी है, कुल पदों की संख्या आ गई है हमारी 25। तो लिख देंगे अतः श्रेणी में श्रेणी में कुल 25 पद हैं, 25 पद हैं। अब हमें देखिए श्रेणी के कुल पदों की संख्या हमने 25 ज्ञात कर ली है। अब हमें श्रेणी का nवे पद का 11वां पद ज्ञात करना है इस समांतर श्रेणी का। पर पीछे की ओर से अंतिम अंतिम पद की ओर से इधर की तरफ से हमको इस श्रेणी का 11वां पद ज्ञात करना है। तो यहां पर हम लिखेंगे अंतिम ओर से, अंतिम ओर से 11वां पद, 11वां पद। तो जब पीछे की ओर से हमें 11वां पद ज्ञात करना है, तो उस समांतर श्रेणी का जो पीछे की ओर से 11वां पद है उस पद को हम आगे की ओर से काउंट करेंगे कि आगे की ओर से वह समांतर श्रेणी में कौन से नंबर पर होगा। देखिए इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 गिनती लिखी हुई है। ये एक समांतर श्रेणी है जिसका पहला पद 1 है और सबका सार्वंतर 1 1 है, सब में 1 1 का अंतर है। तो अब देखिए इस श्रेणी में अगर मैं बाईं ओर से कहूं कि इस श्रेणी में बाईं ओर से तीसरा पद, चौथा पद बताओ क्या है, तो श्रेणी में देखिए बाईं ओर से जो चौथा पद है, चारवा पद, तो चारवा पद हमको क्या मिलेगा यहां से 4। अब इसी पद को अगर हम पीछे की ओर से गिने, देखिए पीछे की ओर से कौन सा पद है ये, 1 2 3 4 5 6 7, सातवां पद है। पीछे की ओर से कौन सा पद रहेगा ये, सातवां पद, सातवां पद। तो अगर हमको पीछे से सातवां पद ज्ञात करना होता तो सातवां पद पीछे से 4, तो आगे की तरफ से चारवा पद है देखिए 4। तो जो कुल पदों की संख्या यहां पर है 10।
तो जब 10 में से हम पीछे की ओर से पदों की संख्या घटाएंगे तो बचेगा 3 और उसमें एक जोड़ देंगे तो बाईं ओर से उस पद की संख्या हमको पता चल जाएगी कि बाईं ओर से वह कौन से नंबर का पद है। तो इस श्रेणी में कुल कितने पद है? 25। तो जब हमें पीछे की ओर से 11वां पद याद करना है तो ये आगे की ओर से जो पद पीछे की ओर से 11वां है वही पद आगे की ओर से कौन सा पद होगा वो कैसे याद करते हैं हम कि कुल पदों की संख्या में से पीछे की ओर से जो पद हमको ज्ञात करना है उसको माइनस कर देंगे, फिर जो आएगा उसमें एक जोड़ देंगे कि वाह पद। तो कुल पदों की संख्या में से हम देखिए हमें पीछे की ओर से 11वां पद ज्ञात करना है किसी समांतर श्रेणी का जिसमें 25 पद हैं, पीछे की ओर से 11वां पद बताना है। तो जो पद पीछे की ओर से 11वां होगा वही पद आगे की ओर से कौन से नंबर का पद होगा वो हम कैसे याद करते हैं कि श्रेणी में कुल जितने पद हैं उनमें से पीछे की ओर से जो पद आपको ज्ञात करना है उसको घटा देंगे, घटकर जो आएगा उसमें एक जोड़ देंगे और वो पद आपको यहां से ज्ञात करना होगा बाईं ओर से, बाईं ओर से। देखिए जो पद अंतिम पद से 11वां होगा वही पद बाईं ओर से, बाईं ओर से कौन सा हो जाएगा? 25 में से हम 11 घटाएंगे तो बचेगा 14 और एक जोड़ेंगे तो आ जाएगा 15। तो 15वां पद। तो जो अंतिम पीछे की ओर से 11वां पद है वही श्रेणी में आगे की ओर से 15वां पद रहेगा। तो श्रेणी का हमें 15वां पद याद करना है A15। और A15 हम कैसे याद करेंगे? A प्लस 15 n के स्थान पर 15 रखेंगे, 15 माइनस 1 D। तो श्रेणी का सारवंतर था हमारा, देखिए इस समांतर श्रेणी का जो सारवंतर है वो कितना है? 10। श्रेणी का पहला पद 10, सारवंतर आया था -3। तो श्रेणी का पहला पद 10 रख देंगे और 15 में से एक घटाएंगे 14, उसकी गुणा हो जाएगी सारवंतर के मान -3 से। देखिए 10 प्लस 14 तिया हो जाएंगे 42। इस कोष्टक को खोलेंगे यहां पर हम तो ये आ जाएगा 10 माइनस 42 और 10 में से 42 घटाएंगे तो -32। तो श्रेणी का जो अंतिम ओर से अंतिम ओर से 11वां पद, 11वां पद आ जाएगा -32। देखिए यही उत्तर आया था हमारे पहली विधि से। पहली विधि में भी हमारा श्रेणी का पीछे से जो 11वां पद था वो आगे की तरफ से जब हमने श्रेणी को पलटकर श्रेणी बनाई थी तब उसका 11वां पद कौन सा आया था? -32। और दूसरे विधि के द्वारा भी श्रेणी का जो 11वां पद है पीछे की ओर से वो आया है -32। यहाँ पर यह उदाहरण हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट उदाहरण पर चलते हैं। उदाहरण नंबर है 9। उदाहरण नंबर 9। तो प्रश्न उदाहरण 9 है 1000 की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। यहाँ पर देखिए मूलधन कितना है? 1000 रुपए है और 8% वार्षिक ब्याज की दर पर। कौन सा ब्याज है यहाँ पर? वार्षिक ब्याज, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है। साधारण ब्याज है यहाँ पर। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित किया जा कीजिए। क्या वे क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। अब हमको पहले यह बताना है कि यह स्थिति एक इस स्थिति के में जो हमको ब्याज मिलेगा प्रत्येक वर्ष तो वह स्थिति एक समांतर श्रेणी होगी या नहीं होगी, पहले हमको यह ज्ञात करना है। और यह स्थिति अगर एक समांतर श्रेणी बनाती है तब हमें 30 वर्षों का के अंत में कितना ब्याज हमको परिकलित होगा वह हमको ज्ञात करना है। तब देखिए पहले वर्ष का जो मूलधन रहेगा वो रहेगा 1000 रुपए। जब साधारण ब्याज की दर है 8%, देखिए मूलधन जैसे है 1000, दर है यहाँ पर 8%, समय है 1 वर्ष। 1 वर्ष का हम ब्याज अगर ज्ञात करें तो वो कितना आएगा? देखिए 1 वर्ष का ब्याज ज्ञात करेंगे। साधारण ब्याज निकालने का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और भाग 100 से करते हैं। तो मूलधन कितना है हमारा? 1000। मूलधन कितना है? 1000।
और दर कितनी है, देखिए हमारी दर है 8% गुणा यहाँ पर मूलधन कितना है, समय कितना है 1 वर्ष, और बटे में 100। दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, 8 की गुणा 1 से होगी 8, फिर 10 से करेंगे 80। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज आएगा हमारा यहाँ पर 80। तो पहले वर्ष का जो ब्याज है, देखिए अगर पहले वर्ष का ब्याज हम ज्ञात करें तो वो कितना आएगा, 80 रुपए। पहले वर्ष का ब्याज, पहले वर्ष का ब्याज, तो पहले वर्ष में हमें 1,000 रुपए पर साधारण ब्याज की दर से 80 रुपए ब्याज परिकलित होगा हमारा, 80 रुपए। अब अगर हम 2 वर्ष का ब्याज ज्ञात करें, 2 वर्ष के अंत में ब्याज ज्ञात करें कि मूलधन हमारा कितना है, मूलधन हमारा 1,000 ही रहेगा, दर हमारी है यहाँ पर 8%, और समय क्या कर दे हम, अगर 2 वर्ष के बाद साधारण ब्याज की दर से ब्याज परिकलित करें तो कितना आएगा, देखिए साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और भाग 100 से। तो मूलधन 1,000 ही है हमारा, दर कितनी है 8, गुणा समय है 2 और बटे में 100। दो जीरो से दो जीरो कट गया, 8 दूनी 16, 16 की गुणा 10 से करेंगे तो 160। तो देखिए दूसरे वर्ष का ब्याज आया 160, पहले वर्ष का था। देखिए 1 वर्ष का ब्याज 80, 2 वर्ष का ब्याज 160। अब हम तीसरे वर्ष का जब ब्याज ज्ञात करेंगे तो यहाँ लिख देते हैं, दूसरे वर्ष, दो वर्षों का ब्याज, वर्षों का ब्याज, तो कितना आ गया है हमारा 160। अगर हम 3 वर्ष के लिए इसी प्रकार ज्ञात करें कि दर है हमारी 8%, समय है 3 वर्ष के लिए, साधारण ब्याज ज्ञात करें तो वो रहेगा P गुणा R गुणा N बटा 100। तो मूलधन कितना है हमारा 1,000, दर है यहाँ पर 8 और समय है 3, और भाग कर देंगे 100 से, तो दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, 8 या 24, 24 की गुणा 10 से करेंगे तो 240। तो 3 वर्ष का, 3 वर्ष के लिए ब्याज कितना आएगा 240। अब आप देख सकते हैं पहले वर्ष का ब्याज 80, फिर हो गया 160, फिर हो गया 240, हर वर्ष 80-80 रुपए ब्याज बढ़ रहा है। तो यहाँ पर प्रत्येक 2 वर्ष, दो क्रमागत वर्षों के बीच के ब्याज का जो अंतर है वो कितना है, बराबर है, 80-80 आ रहा है। तो यह जो स्थिति होगी यह एक समांतर श्रेणी बनेगी। तो जब यह समांतर श्रेणी है, जैसे हमें प्रश्न में कहा गया था कि 1,000 की एक धनराशि 8% वार्षिक ब्याज के साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है, तो प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। तो पहले वर्ष के अंत में ब्याज कितना होगा 80 रुपए, 2 वर्ष के अंत में ब्याज होगा 160, 3 वर्ष के अंत में ब्याज रहेगा 240। तो प्रत्येक ब्याज के बीच का अंतर 80-80 है यहाँ पर। तो यह स्थिति एक समांतर श्रेणी को प्रदर्शित करेगी। तो यहाँ पर लिख लेंगे, अतः यह स्थिति एक एपी है। तो यह स्थिति क्या है, एक समांतर श्रेणी का उदाहरण है। तो देखिए पहले वर्ष का ब्याज हमारा 80, दूसरे वर्ष का ब्याज 160, तीसरे वर्ष का ब्याज 240, इसी प्रकार ये चलता रहेगा। अब हमें प्रश्न में ज्ञात करना है कि अगर यह स्थिति एक समांतर श्रेणी है तब हमें इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज प्रकलित करना है कि 30 वर्ष के अंत में यहाँ कितना ब्याज हमको मिलेगा। तो अब 30 वर्ष का ब्याज हमको ज्ञात करना है। तो देखिए इस समांतर श्रेणी का पहला पद हो जाएगा 80, सार्वंतर ज्ञात करेंगे, दूसरे पद 160 में से पहला पद 80 घटाएंगे तो आ जाएगा 80, और श्रेणी का n का मान, मतलब 30 वर्षों का ब्याज हमको परिकलित करना है, तो श्रेणी का 30वां पद हमको ज्ञात करना है कितना है, तो n का मान 30 होगा। तो श्रेणी का 30वां पद हम ज्ञात करेंगे, a प्लस n के स्थान पर 30 आएगा, 30 माइनस 1 d। तो a के स्थान पर d 80 रखेंगे, प्लस 30 में से 1 घटाएंगे 29, और 29 की गुणा होगी d के मान से, यहाँ पर d का मान भी है 80। अब देखिए दोनों पदों में से आप 80 कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ 80 का 80, प्लस यहाँ से 80 बाहर चला जाएगा, 29 बचेगा। तो ये 80 गुणा 29 में 1 जोड़ेंगे 30,
तो 2 जीरो ऐसे ही लगा देंगे, 8 तिया हो जाएगा 24। तो 30 वर्ष के अंत में कितना ब्याज परिकलित होगा इस स्थिति में? 2,400 रुपए। 2,400 रुपए। तो यह हो गया है हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर। अब नेक्स्ट उदाहरण पर चलते हैं। नेक्स्ट उदाहरण है उदाहरण नंबर 10। फूलों की एक क्यारी में पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं। देखिए, पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, और तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं, इत्यादि हैं। इसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। देखिए, अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। तो इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, ये हमको बताना है। देखिए, पहली पंक्ति में 23, दूसरी पंक्ति में 21, तीसरी पंक्ति में 19, और अंतिम पंक्ति में यहां पर 5 पद बताए, पौधे बताए गए हैं कि अंतिम पंक्ति में कितने पौधे हैं? 5। तो देखिए, इस समांतर श्रेणी का पहला पद 23, दूसरा 21, तीसरा 19 है। तो ये कौन से नंबर का पद होगा? ये आखिरी का पद जो है। तो अगर हम उस नंबर को पता कर लें तो इस समांतर श्रेणी में कुल पंक्तियां इस नंबर के बराबर होंगी कि कौन से नंबर का पद इस समांतर श्रेणी का 5 है। देखिए, समांतर श्रेणी का पहला पद हो गया है 23, दूसरा पद सारवंतर डी का मान निकालेंगे, दूसरे पद 21 में से पहला पद 23 घटाएंगे तो आ जाएगा 2। ये दो दो का अंतर घटते जा रहे हैं इसमें पेड़ प्रत्येक अगली पंक्ति में। देखिए, पहली पंक्ति में 23, दूसरी पंक्ति में होगा 21, 2 कम, फिर 2 कम 19, उसी प्रकार 5, अंतिम पंक्ति में ये पौधों की संख्या रह जाएगी 5। तो हमें बताना है कि अंतिम पंक्ति में ये कौन से नंबर की पंक्ति है जिसमें 5 पौधे बचे हैं केवल। तो हमें श्रेणी का nवा पद मान लेते हैं 5। तो माना श्रेणी का nवा पद, nवा पद, nवा पद 5 है। तो श्रेणी का nवा पद 5 है, तो an बराबर लिखेंगे हम 5, और an का सूत्र रहता है a प्लस n माइनस 1, डी बराबर 5। तो a के स्थान पर a का मान रखेंगे 23 प्लस n माइनस 1, और d के स्थान पर d का मान आ जाएगा 2। देखिए, 21 में से 23 घटाएंगे तो -2 बचेगा यहाँ पर, तो यह रखा जाएगा -2, -2 बराबर में 5। अब ये प्लस का 23 दूसरे पक्ष में जाएगा तो माइनस का 23 बन जाएगा। तो n-1 कोष्टक में -2 बराबर, देखिए प्लस का 5 है, ये प्लस का 23 दूसरे पक्ष में जाएगा -23, 5 में से घटाएंगे 23। तो यहाँ पर n-1 कोष्टक में -2, यहाँ 5 में से 23 घटाएंगे तो -18, ये माइनस का 2 इधर गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में। तो -18 बटे में -2, माइनस से माइनस कट जाएगा, n-1 बराबर 18/2। तो 2 से जब 18 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 9, तो -1 दूसरे पक्ष में जाएगा प्लस का 1, तो n बराबर आ गया है 10। तो श्रेणी में n का मान आया है 10। तो श्रेणी का 10वां पद जो है वह है 5। तो 10वें नंबर की पंक्ति में पौधों की संख्या होगी 5। तो यहां पर हम लिखेंगे अतः क्यारी में कुल पंक्तियों की संख्या, अतः क्यारी में कुल पंक्तियों की संख्या, देखिए कुल पंक्तियों की संख्या 10 है। तो यह हो गया है हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर। तो यहाँ पर प्रश्नावली 5.2 से संबंधित एनसीईआरटी पुस्तक में जितने भी उदाहरण दिए गए थे उनको हमने कंप्लीट कर लिया है, और इस क्लास के जो पीडीएफ नोट्स हैं वो पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार पर मिल जाएगी। वहां से आप इस फाइल को डाउनलोड करके अपने नोट्स अच्छे से बना सकते हैं, जो आपकी परीक्षा के समय रिवीजन के लिए बेहद ही उपयोगी होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई प्रश्नावली 5.3 के साथ।